एंड ऑफ एन एरा, ये कोई टाइटल या थंबनेल की लाइन नहीं है। एक टाइम होता था जब एचडीएफसी का नाम ही काफ़ी होता था। 2% का आरओए, 42% कासा किंग, कंसिस्टेंट कंपाउंडर। लेकिन आज अगर देखें तो आरओए 2% से भी नीचे आ चुका है। कासा रेशो कंसिस्टेंटली गिर रहा है। मार्जिन पर प्रेशर आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आईसीआईसीआई बैंक को देखें तो वो स्लाइटली हायर प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इंडस्ट्री को लीड कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल क्या है कि क्या ये एचडीएफसी बैंक के लिए टेम्परेरी स्लो डाउन है या सच में एचडीएफसी का गोल्डन एरा खत्म होने जा रहा है। तो हम आज इमोशन की नहीं, हार्ड नंबर्स की बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कासा रेशो की। कासा क्या होता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। देखिए, अगर हम इसका एक दुकानदार से एग्जांपल लेना तो दुकानदार की परचेजिंग जितनी सस्ती होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इसी चीज़ को हम बैंकिंग से रिलेट करते हैं। सो बैंकिंग को सबसे सस्ता पैसा कहाँ से मिलता है? वो मिलता है सबसे पहले करंट अकाउंट से, क्योंकि वहाँ पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है 0%। और दूसरा सस्ता पैसे का सोर्स क्या है? सेविंग अकाउंट। सो सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज देता है बैंक? एचडीएफसी जैसा बैंक 2.5 टू 3%, मैक्सिमम 3.5%, जहाँ तक है यही इंटरेस्ट दिया जाता है सेविंग बैंक के अंदर। तो ये बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा होता है। अब इसके अंदर ट्विस्ट क्या है कि एचडीएफसी बैंक मर्जर से पहले इसका कासा था 42%। उस वक्त ये कासा किंग कहलाता था, बैंकिंग इंडस्ट्री का लीडर था कासा के अंदर। लेकिन आज की डेट में यानी कि Q3 26 के अंदर ये कासा रेशो गिरकर 34% तक पहुंच चुका है। इनका कासा रेशो अब 34, 35, 33 इसी के आसपास रहता है हर क्वार्टर के अंदर मर्जर के बाद से। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आईसीआईसीआई को देखें तो आईसीआईसीआई का जो कासा रेशो है वो Q3 के अंदर जो एवरेज कासा रेशो आता है वो 39% आता है। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है एचडीएफसी के अंदर। और यहाँ पर मैनेजमेंट ने भी खुद एडमिट किया है कि डिपॉजिट मिक्स उनके फेवर के अंदर नहीं है। पब्लिक अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल कर हायर रेट की एफडी के अंदर पैसा डाल रहे हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का कि बैंक को महंगा पैसा उठाना पड़ रहा है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक का मैंने आपको खासा बताया कि 39%। जो सस्ता पैसा एचडीएफसी से निकल रहा है उसे क्वाइटली कौन गेन कर रहा है? आईसीआईसीआई बैंक। बैटल ऑफ लो कॉस्ट डिपॉजिट के अंदर क्लियर विनर यहाँ पर आईसीआईसीआई है। अब हम बात करते हैं निम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। ये बैंक का सबसे पावरफुल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है। अगर हम इसका एक एग्जांपल लें तो अगर बैंक ने 100 रुपये का डिपॉजिट लिया है और उसे आगे लोन में दे दिया है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो जो इन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा उसे ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोला जाता है। तो जो अब एचडीएफसी का निम है करंटली 3.27 से लेकर 3.35 की रेंज में ही अटका हुआ पड़ा है काफ़ी टाइम से। पर असली स्टोरी ना इनकी कौन कॉल के अंदर छिपी है, जो कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में मैनेजमेंट ने बोला था आवर एसेट आर लार्जली फ्लोटिंग एंड लाइबिलिटीज आर मोर और लेस फिक्स्ड। इसका मतलब अब समझो कि लोन तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इनकम तुरंत गिर जाएगी। और डिपॉजिट जो है वो हमारे फिक्स्ड नेचर के हैं। बैंक को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्हें काफ़ी टाइम तक पे करते रहना होगा। तो आरबीआई अगर रेट कट करता है ना तो लोन इनकम तुरंत नीचे आ जाएगी और जो डिपॉजिट कॉस्ट है वो स्लोली नीचे आएगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे हमारी एसेट और लाइबिलिटी बिल्कुल ही मिसमैच हो जाएंगी। और ये शॉर्ट टर्म पेन नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रेशर है। अब इसको अगर हम आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई बैंक का निम जो 9 मंथ के यानी फाइनेंशियल ईयर 26 के जो Q1 Q2 Q3 है उसका एवरेज जो आता है वो 4.31% आता है। देखिए, नियर अबाउट 1% के आसपास का गैप है यहाँ पर। मतलब हर 100 रुपए के लोन पर आईसीआईसीआई ऑलमोस्ट 1% ज़्यादा कमा रहा है एचडीएफसी से। बैंकिंग में 1% का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस माना जाता है। ये साइलेंटली प्रॉफिटेबिलिटी बिल्ड कर रहा है हमारा आईसीआईसीआई। तो ये साइलेंटली प्रॉफिटेबिलिटी की वॉर है और आईसीआईसीआई यहाँ भी क्लियर कट एचडीएफसी से विन विन सिचुएशन के अंदर है। अब आते हैं हम बिल्कुल डीप एनालिसिस पर। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एलडीआर यानी कि लोन टू डिपॉजिट रेशियो। इसे समझिए कि अगर बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट आए हैं तो उनमें से कितना पैसा बैंक ने लोन में बांट दिया।
तो अगर ये रेशो 100 से ऊपर चला जाए तो ये एक डेंजर लेवल होता है। और एचडीएफसी बैंक का मर्जर के बाद ये रेशो 110% पहुंच चुका था। तो उन्हें क्या करना था, इस रेशो को एग्रेसिवली नीचे लाना था। और इस रेशो को एग्रेसिवली नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, हमें डिपॉजिट को एग्रेसिवली ग्रो करना पड़ेगा। तो अब इनका जो लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर रिसेंट जो है डिपॉजिट की ग्रोथ कितनी आई थी, 11 to 12%। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अगर आप इसे डीपली सोचेंगे ना तो यहाँ पर प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। प्रॉब्लम क्या समझ में आएगी, देखिए कासा तो इनको गिर रहा है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट तो गिर रहे हैं, जहां से हमें सबसे लो कॉस्ट फंड मिलते हैं। और हमारे डिपॉजिट बढ़ रहे हैं तो हमें महंगा कॉस्ट ऑफ फंड पड़ रहा है। तो ये, अब इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हम महंगा पैसा उठाओ और उसे 3.3% के निम यानी मार्जिन पर आगे लोन में बांटो। ये ग्रोथ नहीं है, ये मजबूरी है बैंक की। तो मैनेजमेंट ने क्वार्टर 4 यानी क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 25 की कॉन कॉल में क्लियर बोला था कि 27 तक एलडीआर रेशो को 85 से 90% तक लाना चाहते हैं। और अभी यानी कि इन्होंने जो क्वार्टर 4 25 में कहा था, वो अभी जो दिसंबर के क्वार्टर में लेटेस्ट जो इनका लोन टू डिपॉजिट रेशो आ रहा है, वो आ रहा है 98.5%। मतलब क्या है, मतलब अभी एग्रेसिव ग्रोथ नहीं होगी, इंजन डेलिबरेटली लो रखा गया है, क्योंकि इन्हें अपने एलडीआर को एक परफेक्ट लेवल पर लेकर आना है। वहीं आईसीआईसीआई को देखिए, उनका हेल्दी एलडीआर रेशो है 88% का आज की डेट में। एडवांस उनके ग्रो कर रहे हैं 11.1% से, और डिपॉजिट उनके ग्रो कर रहे हैं 9.2% से। उनके पास लिक्विडिटी का कोई स्ट्रेस नहीं है। आईसीआईसीआई की ग्रोथ जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू मी, और एचडीएफसी की ग्रोथ एक बैलेंस शीट को रिपेयर करने के लिए जो ग्रोथ लाई जा रही है वो ग्रोथ मानी जाएगी इसमें। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है ये। अब हम बात करते हैं सबसे रॉयल रेशो, जिसका नाम है आरओए। इसकी फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन एसेट। बैंक अपनी टोटल एसेट पर कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, हम उसे ही आरओए बोलते हैं। एचडीएफसी बैंक का आरओए मर्जर से पहले 2% था। लोगों ने, सबने इसे समझ लिया था कि ये 2% एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है जो कि एचडीएफसी अब करेगा ही करेगा। लेकिन मर्जर के बाद ये आरओए का रेशो भी नीचे आता गया, और ये स्टेबल कहाँ पर हुआ जाकर 1.90 के आसपास। तो बैंक का जो लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर आया वो 1.90, और इनका एवरेज भी लेटेस्ट 3 क्वार्टर से, आई थिंक सो फाइनेंशियल ईयर 26 के 3 क्वार्टर में ये इतने पर ही स्टेबल है, 1.90, कभी 1.89 ऐसा ही आता है। तो ये फ्लैट है यहाँ पर। अब एनालिस्ट में से किसी ने इनसे कॉन कॉल में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था कि ये आरओए 2% कब तक आएगा। आप मैनेजमेंट का जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सीएफओ ने क्या बोला, आई डोंट नो वेयर यू पिक्ड अप 2% टारगेट। ये लाइन सिंपल नहीं है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन को ना टोटली रीसेट कर देती है कि एचडीएफसी बैंक के लिए अब न्यू नॉर्मल आरओए क्या है, 1.90। और अगर यही हम इसे आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करें तो आईसीआईसीआई बैंक का जानते हैं आरओए कितना आता है, 2.38 से 2.44% के बीच इनका आरओए रहता है। ये समझिए, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच। अब ये इंडस्ट्री का गोल्ड स्टैंडर्ड आईसीआईसीआई बैंक का आरओए बन चुका है 2.38 से 2.44 तक। तो यानी यहाँ पर भी क्राउन एचडीएफसी से आईसीआईसीआई बैंक पर शिफ्ट हो चुका है। अब हम बात करेंगे कि एचडीएफसी बैंक के अंदर अभी कुछ तो पॉजिटिव है ही। एचडीएफसी बैंक का जीएनपीए यानी ग्रोस एनपीए क्वार्टर 3 26 के अंदर जो ये आ रहा है 1.2%। नेट एनपीए जो है वो 0.4% है। इसका मतलब क्या है कि बैंक प्रेशर के बावजूद भी बैंक का जो एसेट क्वालिटी है वो लगातार बनी हुई है, और बैंक गार्बेज लोन नहीं बांट रहा, अपने बैलेंस शीट को रिपेयर करने के चक्कर में गार्बेज लोन किसी को नहीं दे रहा। तो यही बैंक का एक डिसिप्लिन है जो मुझे ठीक लगा। पर अगर इसे भी आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करें ना, तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर भी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है। अभी जो आईसीआईसीआई बैंक का जीएनपीए यानी कि ग्रोस एनपीए आया था वो 1.49, और जो नेट एनपीए है वो 0.47। आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि एसेट क्वालिटी उनकी इनसे ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पर भी आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक को कड़ी टक्कर दे रहा है। अब आते हैं मैनेजमेंट पर।
यानी मैनेजमेंट नॉइज़ की बात करेंगे, सेंटिमेंट रिस्क की बात करेंगे। अब मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ, किसी भी कंपनी को जज करने के लिए फंडामेंटल बाद में देखिए, उसकी बैलेंस शीट बाद में रीड करिए, नंबर्स को बाद में जज करिए। सबसे पहले देखिए कि मैनेजमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या मैनेजमेंट के ऊपर कोई एलिगेशन तो नहीं है। तो इसके बारे में जब मैं एचडीएफसी के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एक बात देखी कि इनके जो करंट सीईओ हैं, शशिधर जगदीशन साहब, उनके ऊपर ना लीलावती ट्रस्ट ने 2.05 करोड़ के फंड की मिस एप्रोप्रिएशन की एक एफआईआर दर्ज करवा रखी है। अब हालाँकि बैंक ने इस न्यूज़ को टोटली डिनाई किया है, ये बोलकर कि ये मॉलिशियस है, बेसलेस है। ऐसी एक्सटर्नल कंट्रोवर्सी जहाँ पर होती है ना, वहाँ मैनेजमेंट पर डाउट आ जाता है, स्पेशली तब जब हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर रहे हो, हमारा एलडीआर रेशियो गिर रहा हो, हमारा कासा गिर रहा हो, तो मैनेजमेंट पर एक डाउट आना एक ऑब्वियस है। मैं तो हमेशा इस चीज़ को देखता हूँ कि मैनेजमेंट का ये पॉइंट भी एक नेगेटिव है कि उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो रखी है। खाली एलिगेशन नहीं है यहाँ पर, एलिगेशन तो है ही, लेकिन उसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हो रखी है कि ऐसा नहीं है खाली एलिगेशन लगा दिया और छोड़ दिया। तो मेरे लिए ये थोड़ा-सा नेगेटिव है। और जब स्पेशली ग्रोथ स्लो हो, तो गवर्नेंस के मामले में हमें ज़्यादा देखना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर देखा भी। ये एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब हम आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पर कि एज़ अ सीए या जितना भी मैंने इसकी बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा, तो मैं स्टॉक के बारे में क्या सोचता हूँ। तो मैं ना इस वीडियो को किसी झूठे या पॉजिटिव नोट पर नहीं ख़त्म करना चाहता। यहाँ पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर हमारा आईसीआईसीआई बैंक क्लियर विनर है। वो कैसे? हायर कासा, हायर आरओए, हायर निम्स, हायर एलडीआर रेशो, सब कुछ तो आईसीआईसीआई बैंक के फेवर के अंदर है। वहाँ पर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू एचडीएफसी बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक ना एक चीते की तरह हो गया। वहीं पर एचडीएफसी बैंक एक थका हुआ जायंट एलिफेंट की तरह नज़र आता है, जो कि आज की डेट में अपने बैलेंस शीट रिपेयरिंग फेज़ के अंदर है। तो इनकी जो डिपॉज़िट ग्रोथ आ रही है, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं है, वो एक कंपल्शन ग्रोथ है। तो अब सवाल ये है कि क्या एचडीएफसी बैंक कमबैक करेगा? पॉसिबल है, पर अभी नंबर्स क्या कह रहे हैं? नंबर्स कह रहे हैं कि इनका गोल्डन एरा अभी पॉज़ पर है। तो अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है कि एचडीएफसी बैंक का क्राउन परमानेंटली स्लिप हो गया है या फिर एक टेम्परेरी फेज है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरा ये डीप एनालिसिस आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और मेरे इस चैनल मनी माइंडेड सीईओ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।